हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु यानी कि एयर अराउंड अस। तो चैप्टर के नाम से ही आपको मालूम चल गया होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक जो पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि वायु क्या होता है, वायु के कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, मेजर कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, कलर एंड नेचर ऑफ एयर के बारे में जानेंगे, मूविंग एयर किसे कहा जाता है, क्या नाम होता है उसे का, क्लाउड्स के बारे में जानेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, वायु का क्या महत्व है, सिम्बियोटिक साइकिल क्या होता है, फायर एंड एयर, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन जो है वो देखने वाले हैं। तो टोटल कहा जाए तो 10 टॉपिक आपका यहाँ पे है। इन 10 टॉपिक के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सवाल को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जिसकी संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपके काम की जानकारी आपको मिलेगी ताकि आपके एग्जाम में जो है वो यहाँ पे हेल्प कर सके। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज एयर, वायु क्या है। तो वायु हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है, पर हम इसे देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत होती है जिसे वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। इतना जानकारी तो आपको पहले से भी पता होगी। कंपोजिशन ऑफ एयर, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण है। मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है और कितना प्रतिशत में पाया जाता है, ये आपका काम की जानकारी है। नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है, 0.9% आपका आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.04% है और 1% के करीब आपका वाटर वेपर है। बाकी जो बच जाता है उसमें आपका अदर गैसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, तो हमारे वायुमंडल में जो है मेजर कंपोनेंट्स कहा जाए तो जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ अगर जलता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण ही जलता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज़ को जलाया नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन के कारण ही। जब मोमबत्ती को गिलास से ढक दिया जाता है तो वह बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, गिलास से ढक देंगे तो ये बुझ जाएगी कुछ देर बाद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बंद हो जाता है, इसी कारण से वो बुझ जाती है। किसी चीज़ को जलने के लिए आवश्यक है कि उसके पास जो ऑक्सीजन रहे। नाइट्रोजन के बारे में बात किया जाए तो वायु का जो सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट पार्ट है, वो आपका 78% नाइट्रोजन है। यह जलने में सहायक नहीं होती है, ठीक है। नाइट्रोजन का किसी भी चीज़ को जलने के लिए भूमिका यहाँ पे नहीं होती है, ये हेल्प नहीं करता है। CO2 के बारे में पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। तो वायु का छोटा सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.04%, 0.04% मैंने आपको बताया था। यह दहन और श्वसन से बनती है, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड रिस्पायरेशन। तो आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वहाँ से आपका CO2 आता है। इसके अलावा कोई चीज़ जलने के बाद, ठीक है, किसी चीज़ को अगर जलाते हैं तो जलने के बाद CO2 का फॉर्मेशन होता है। बंद कमरे में CO2 की अधिकता से घुटन महसूस होती है, ठीक है। अगर कोई बंद कमरा है और उसमें अगर CO2 बढ़ रहा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जा रही है, तो वहाँ पे कहा जाए तो घुटन महसूस होगी। और ऐसा केस कहाँ पे देखने को मिलता है, तो अभी आपका विंटर का दिन आ रहा है, ठीक है, ठंडा का दिन आ रहा है, तो आप लोग देखते हैं कि घर के अंदर जो आग जलाते हैं बहुत लोग, ठीक है, अंगीठी जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग आग जलाते हैं, तो कभी भी आप जो है वो आग जला के नहीं सोने का जो है यहाँ पे बात कही जाती है। कहा जाता है कि कोई भी अगर इंसान है जो अपने कमरे में अंगीठी जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो आग जला के कभी भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, वो चीज़ बढ़ जाता है, जिस कारण से इंसान को जो घुटन होता है और उसको पता भी नहीं चलता है, उसकी वहाँ पे डेथ तक भी हो सकती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर सफोकेशन यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। वाटर वेपर भी आपका होता है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो वायु में गैस के रूप में आपका होती है, या आर्द्रता और बादलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ठंडी सतह से संपर्क में आने पर जल वाष्प जो है बूंदों में संघनित हो जाती है, यानी कि कंडेंसेशन वाला प्रोसेस मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था वाटर वाला चैप्टर में। तो जब ये ठंडे सतह के संपर्क में आता है तो ये आपका जो है वाटर के फॉर्म में जो बदल जाता है। डस्ट एंड स्मोक भी आपका एयर में प्रेजेंस होता है, वायु में या थोड़ी मात्रा में हमेशा मौजूद रहते हैं या ईंधन जलाने और कारखानों से निकलते हैं। ये वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो ये आपका 5 मुख्य कंपोनेंट्स था, जिसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ जो वो शेयर किया। अब देखिए वायु का रंग और नेचर के बारे में बात किया जाए तो वायु का ना तो कोई रंग होता है ना कोई यहाँ पे कहा जाए तो ये एक्चुअली क्या होता है कि पानी के जैसा जो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन पानी को तो हम लोग देख सकते हैं लेकिन वायु को हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। वी कैन सी थ्रू इट इजिली, इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है ये आपका। मूविंग एयर, गतिशील वायु क्या होता है? तो देखिए गतिशील वायु को हम लोग विंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, हवा कह सकते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में ही याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में ही ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मूविंग एयर को हम लोग विंड के नाम से जानते हैं, WIND विंड, ठीक है। और एयर को वायु कहेंगे, विंड को हवा के नाम से जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों, कभी कभी एयर को भी हवा समझ सकते हैं या फिर विंड को भी वायु समझ सकते हैं, तो इस कारण से इंग्लिश में ही याद रखिएगा। हवा से पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं, कपड़े लहराते हैं और तूफान में पेड़ पौधे उखड़ सकते हैं। बादल का फॉर्मेशन के बारे में आपको पता ही है, पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है। बादल लाख सूक्ष्म जल बूंदों से बनते हैं जिन्हें वायु संभालती है। जब जलवाष्प ऊपर जाकर ठंडी होती है तब बादलों का निर्माण होता है, ठीक है, और फिर वो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। एटमॉस्फेयर, पृथ्वी को घेरे हुए वायु की जो परत होती है उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई होती है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, वायु का क्या क्या महत्व है? तो देखिए एयर आवश्यक है क्योंकि एयर में ही आपका ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और आपको पता है ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस कि ऑक्सीजन कितना आवश्यक है जीवन के लिए। तो मनुष्य और जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, इस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पौधे भी श्वसन करते हैं और पौधे आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और ये सभी चीज़ें कहाँ पे मिलती है, एयर में मिलती है। तो कितना इंपॉर्टेंस है, एयर के बिना जो है वो लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस तरह से जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह से वायु के बिना भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। फोटोसिंथेसिस में भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको मालूम होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है बाहर निकलती है, ठीक है। इसके अलावा मछली वगैरह भी सांस लेती है, तो वो पानी में जो ऑक्सीजन खुला हुआ होता है उसके मदद से सांस लेती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पारस्परिक चक्र, सिम्बियोटिक साइकिल क्या होता है? तो पौधे और प्राणी एक दूसरे पर डिपेंड हैं। पौधे CO2 लेते हैं और प्राणी जो है O2 लेते हैं। इस कारण से क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें क्या होती है, मेंटेन होती है, इनका जो बैलेंस है वो बना रहता है, ठीक है। यानी कि ना तो ज़्यादा ऑक्सीजन की अधिकता होती है ना CO2 की अधिकता होती है, क्योंकि दोनों में से अगर कोई चीज़ बढ़ गया, किसी चीज़ की यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो दोनों हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो इसी कारण से कहा जाए तो दोनों का बैलेंस यहाँ पे जो किया जाता है, दोनों बैलेंस होके जो चलती है। इसी कारण से ये भी कहा जाता है कि हम लोगों को पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधे काट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, CO2 की मात्रा कम हो जाएगी।
सॉरी CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर पेड़ पौधे काट देंगे तो CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इस कारण से बैलेंस बिगड़ सकता है। इसी कारण से ज़्यादा हमें वन रोपण करना चाहिए, वृक्ष का रोपण जो करना चाहिए। फायर एंड एयर क्या है, तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू फायर फॉर फायर टू बर्न, यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए जो है वो ऑक्सीजन चाहिए। इफ़ ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर गोज आउट, यानी कि अगर हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है आग नहीं जलेगा। तो ये छोटी सी बातें थी, इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो यही आपका थ्योरी था इस चैप्टर के अंतर्गत। कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे कहा जाए तो टफ वाला टॉपिक नहीं है, सारा आसान सा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है। अगर कहा जाए तो इसका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो एक पेज में भी आपका जो है समाप्त हो जाएगा, एक पेज काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, तो इसको बना सकते हैं आप लोग, एक पेज में सारा चीज़ें जानकारी लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम के टाइम आपका रिवीजन हो जाए आसानी से। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक उतना भी नहीं है जितना और टॉपिक है, लेकिन एक दो सवाल यहाँ से भी देखने को कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब MCQ प्रश्नों की ओर। MCQ प्रश्न को देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो देखिए, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स थे उनके बारे में आपको बताना है। तो वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का लगभग 99% भाग बनाते हैं। तो बिल्कुल सही बात था आपका, 78% आपका नाइट्रोजन था और 21% आपका ऑक्सीजन था। तो बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। अब शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ अन्य गैस, जल वाष्प तथा धूल के कण होते थे। तो दोनों आपका बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है ये आपका पूछा गया है। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जो आपके एग्जाम में बनते हैं, और ये भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे डेट जो है मेंशन करना शायद यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, गलतीवश यहाँ पे मिस्टेक से इसको बच गया है, डेट को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। बाकी ये भी आपके पिछले वर्ष में पूछे गए सवाल थे। अगला है आपका, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ऐसा मैंने आपको बताया था, सही बात है। वायु स्थान नहीं घेरती है, गलत बात, वायु स्थान घेरती है। ठीक है, ये आपका गलत दे रखा है। तो 1 वाला तो सही है, 2 वाला गलत है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वायु को तो नहीं देख सकते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा गया है। तो 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केवल 2 और 4 आपका सत्य नहीं है, बाकी 1 और 3 आपका सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर फॉर रिस्पायरेशन, बिल्कुल सही बात है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों आपका सही है, लेकिन देखा जाए तो दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। इसी कारण से सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो मैंने आपको बताया था कि रिस्पायरेशन और बर्निंग दोनों में आपका ऑक्सीजन जो है वो सहायक होता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्यतः निर्माण किन गैसों से होता है और जो जीवन के लिए आवश्यक है? मुख्यतः पूछा है। ठीक है, प्राइमरली। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से कौन सा गैस से बना हुआ है? ऑक्सीजन एंड हीलियम। तो हीलियम का तो मैंने कहीं जिक्र नहीं किया था, ये सब बहुत बहुत कम क्वांटिटी में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ज़्यादा मात्रा में आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, ये सब भी बहुत कम देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन एंड नियॉन बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरा जो वायुमंडल है हमारा वो आपका मुख्यतः नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बना होता है, 78% और 21% के आसपास। ठीक है, तो इस कारण से आपका ये आवश्यक है। और ये आपको पता है कि ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है और नाइट्रोजन जो है वो पौधों को पोषक तत्व देता है।
तो इसीलिए आवश्यक है। अगला देखिए, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और ये पर्यावरण को किस प्रकार समर्थन करती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन जल चक्र के लिए महत्वपूर्ण है और ऑक्सीजन दहन के लिए। तो ठीक बात है, गलत तो नहीं दे रखा है, लेकिन आगे देखते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट वाला चीज़ होगा तो वो ज़्यादा यहाँ पे सुटेबल होगा, वो ही आंसर होगा। तो दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है और नाइट्रोजन मिट्टी की उर्वरता में सहायता करती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन क्या है, श्वसन के लिए आवश्यक है और नाइट्रोजन क्या करता है, प्लांट्स को जो है यहाँ पे कहा जाए तो पोषक तत्व देता है। और कहाँ से देता है, मिट्टी से ही देता है। तो बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन जलीय जीवन को समर्थन देती है और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। तो ये आपका गलत दे रखा है, ये तो नहीं होगा। ऑक्सीजन दहन में प्रयुक्त होती है और नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में सहायता करती है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो यानी कि कहा जाए तो ए, बी और डी ये तीनों आपका सही है। नाइट्रोजन जल चक्र के लिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे पूछ दिया है जल चक्र, जल चक्र के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। ये आपका वाटर नाइट्रोजन साइकिल दे रखा होता तो वो सही होता। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ए भी आपका गलत हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया था, मैंने सोचा नाइट्रोजन साइकिल, तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और सी तो आपका ऐसा ही गलत है। इसके अलावा दो ऑप्शन हमारे पास बच गया। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर कंबशन, दहन के लिए आवश्यक है, ठीक बात है। नाइट्रोजन सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, तो प्लांट की वृद्धि में सहायता करता है। देखिए नाइट्रोजन जो है प्लांट्स की वृद्धि में अगर कहा जाए तो सहायता नहीं करता, ठीक है। एक्चुअली ये क्या करता है, पोषक तत्व देने का काम करता है, ठीक है, पोषक तत्व देने का काम करता है। तो डायरेक्टली ये यहाँ पे प्लांट्स के ग्रोथ को हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो सुटेबल है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ही है। ऑक्सीजन इज यहाँ पे क्रूशियल फॉर रिस्पायरेशन, श्वसन के लिए आवश्यक है। और नाइट्रोजन हेल्प्स इन सॉइल फर्टिलिटी, तो आपका ये वाला जो है वो ज़्यादा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी ए और सी तो ऐसे ही गलत था, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑक्सीजन इज विटल फॉर कंबशन प्रोसेस, अत्यंत आवश्यक है आपका दहन के लिए, सही बात है। ऑक्सीजन उन रासायनिक अभिक्रियाओं का समर्थन करती है जो ईंधन से ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, बिल्कुल सही बात है। असर्शन और रीजन आपका सही है, तो दोनों आपका ट्रू हो जाएगा और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपका माना जा सकता है, सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डैश डैश ऑफ एंड अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस विच विथ ईच प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन वेरियस बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो एयर में मुख्यतः जो है आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा जो अमाउंट में वो आपका यही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। 78% एंड 21%, इसके अलावा कुछ और भी गैसेस पाए जाते हैं बहुत ही कम मात्रा में। 9 देखिए अगला सवाल, यह ध्यान में रखते हुए कि वायु कई गैसों से बनी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रतिशत में परिवर्तन के क्या प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का यहाँ पे जो है क्वांटिटी या इसका जो परसेंटेज है उसमें चेंजिंग किया जाए तो क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, संभावित पर्यावरणीय और जैविक प्रभाव क्या होंगे। तो आग लगने का अधिक जोखिम होगा, श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन यहाँ पे दहन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो आग लगने का अधिक जोखिम हो सकता है, श्वसन संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती है, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज्ड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज, तो इससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ये आपका गलत है। इंक्रीज्ड मैरीन बायोडाइवर्सिटी, समुद्री जैव विविधता में वृद्धि होगा, नहीं, जैव विविधता यहाँ पे वृद्धि नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, ठीक है। इन्हेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे डायरेक्टली लॉजिक देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, आग लगने का अधिक जोखिम और श्वसन संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन के लेवल में अगर परिवर्तन किया जाएगा तो सबसे जो मुख्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका यही है, रिस्पायरेटरी इशू देखने को मिलेगा और आपको दहन से रिलेटेड समस्या जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को सौर विकिरण से बचाने वाली एक आवश्यक परत है, तो सही बात है। पृथ्वी का अधिकांश वायुमंडल हीलियम से बना है,
नहीं, ऐसा तो नहीं बात है। पृथ्वी का अधिकांश वायुमंडल हीलियम से नहीं बना है, वो तो नाइट्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से, है ना। तो एक वाला तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पे कहा जाए तो स्टेटमेंट 2 जो है आपका गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 1 आपका सही हो गया, स्टेटमेंट 2 आपका जो है वो गलत हो गया। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका आज के इस क्लास का लास्ट सवाल, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपको होमवर्क हम आपको दे देते हैं, ठीक है। होमवर्क का सवाल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सवाल क्या है, उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जो यह प्रदर्शित करता है कि वायु दहन में सहायक होती है। एक जलती हुई मोमबत्ती को एक जार के नीचे रखिए जब तक वह बुझ ना जाए। यह ऑक्सीजन के दहन में भूमिका को प्रदर्शित करता है। खुले मैदान में आग लगाकर उसकी फैलने की प्रक्रिया देखिए, यह हवा की भूमिका को दिखाता है। विभिन्न पदार्थों को जलाकर यह देखिए कि कौन सबसे तेजी से जलता है। विभिन्न गैसों से ज्वाला के रंग को देखकर दहन की क्षमता का मूल्यांकन करें। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, बेस्ट यहाँ पे कह सकते हैं, जो ये प्रदर्शित करेगा कि वायु दहन में सहायक होती है। ठीक है, तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, और इसके बारे में मैंने जिक्र किया है थ्योरी के क्लासेस में। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा लंबा चैप्टर तो नहीं था, बहुत ही छोटा चैप्टर था। क्लास जो 6 है, क्लास 6 का जो आखिरी 3 चैप्टर है, ठीक है, 14, 15 और 16, ये तीनों आपका छोटा छोटा चैप्टर है। अगर आप इसका नोट्स बनाने जाइएगा तो लगभग एक ही पेज में आपका समाप्त हो जाएगा। जितना भी काम की चीज़ें हैं वो एक पेज में आप समेट सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है, इसी कारण से हम आपको जो बता दे रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ें बताई गई वो आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट आपका होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का क्लास पसंद आया होगा तो आज के क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक आउट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा होगा तो चलिए इस क्लासेस में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।